नमस्कार सभी को एनसीईआरटी इकोनॉमी के डे 21 लेक्चर 9 में सबका स्वागत है। आज हम इकोनॉमी का एक नया फेज शुरू कर रहे हैं जहां पे अब कंसेप्ट्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले जो हमने कंसेप्ट्स में समझना है, दो इकोनॉमिस्ट बारे हमने समझना है। एक है आपके एडम स्मिथ और दूसरे हैं जॉन मेनार्ड कीन्स। तो कीन्स और आपके एडम स्मिथ, इन दोनों की क्या थ्योरीज थी, सबसे पहले इस चीज को समझेंगे। देखो, एडम स्मिथ को आपके फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स माना जाता है क्योंकि इन्होंने जो प्रिंसिपल ले किए, इन्होंने जो प्रिंसिपल्स आगे रखे, उसी पे आज हमारी सारी मेजरमेंट्स, उसी पे आज हमारी सारी कैलकुलेशंस और सारी इकोनॉमी एक तरह से, क्योंकि कैलकुलेट करेंगे तभी तो इकोनॉमी बनेगी, वो सब कुछ इसी सेंस पे बना हुआ है। उनकी जो पहली किताब दी, द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स, ये जो आपकी किताब थी, इसके अंदर उन्होंने एक आइडिया प्रेजेंट किया था इनविजिबल हैंड का। इनविजिबल हैंड, लज़ फेयर, ये चीजें क्या हैं, अब मैं आपको इनके बारे में बताता हूँ। देखो, हमने एक लेक्चर में पढ़ा था कि दुनिया में दो टाइप की इकोनॉमी थी जब हम इंडिया का सिस्टम पढ़ रहे थे। ठीक है, एक थे आपके कैपिटलिस्ट और दूसरे थे आपके कम्युनिस्ट। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो पूरी तरीके से प्राइवेट सेक्टर पे डिपेंडेंट थी और कम्युनिस्ट जो पूरी तरीके से पब्लिक सेक्टर डिपेंडेंट थी। देखो, ये जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, इसी के लिए ये वर्ड यूज होता है लेज़र फेयर। लेज़र फेयर का अपने आप में मतलब होता है फ्री मार्केट्स। फ्री मार्केट्स या फ्री ऑफ कंट्रोल। देखो, एडम स्मिथ जो थे वो इस चीज से बहुत ज्यादा सहमत थे और इस चीज की उन्होंने थ्योरी हमेशा आगे रखी कि सरकार का इकोनॉमी में कोई काम इन जनरल नहीं है। इकोनॉमी कैसे चलनी है, प्राइजेस क्या होने चाहिए, क्या प्रोड्यूस करना है, क्या क्या बिजनेसेस होने चाहिए, हर चीज प्राइवेट सेक्टर खुद डिसाइड करे। हर इंसान को हमें बस फ्रीडम देनी है, फ्री एक्सेस देना है, फ्री मार्केट देनी है, यानी कि कोई रूल्स रेगुलेशंस, मतलब ऑब्वियसली कुछ रूल्स रेगुलेशंस होंगे, पर रूल्स रेगुलेशंस का मतलब है कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए कि आप ये काम नहीं कर सकते, ठीक है, ये सिर्फ गवर्नमेंट करेगी या ये सिर्फ यही बंदा कर सकता है। ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। लाजा फेयर का मतलब है फ्री मार्केट दो, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जहां पे प्राइवेट सेक्टर जितना ग्रो कर सकता है कर पाए। एडम स्मिथ का कहना था कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर को ग्रो करने दोगे, आपकी इकोनॉमी अपने आप ही ग्रो करती रहेगी। ठीक है, और फिर प्राइजेस का क्या होगा? देखो, प्राइजेस, एडम स्मिथ का ये कहना था, प्राइजेस अपनी नेचुरल प्लेस मार्केट में खुद ही ढूंढ लेते हैं, क्योंकि हर चीज प्राइवेट सेक्टर दो चीजों को देख के ही चीजें बनाएगा, मार्केट में डिमांड कितनी है और कितना वो बना सकते हैं। देखो, इकोनॉमी में हर चीज घूम फिर के डिमांड के ऊपर आती है, वो आगे हम कीन्स के वहां पे पढ़ेंगे। डिमांड और सप्लाई की इक्वेशन को देखते हुए प्राइवेट सेक्टर अपनी मैन्युफैक्चरिंग करेगा और क्या बनाना चाहिए, क्या नई इनोवेशन बिक सकती है, वो सब कुछ ट्राई आउट करेंगे। तो गवर्नमेंट को कहीं इंटरफेयर करने की जरूरत है। अब ये इनविजिबल हैंड की क्या थ्योरी है? देखो, इनविजिबल हैंड का क्या मतलब है कि आपके जो प्राइवेट सेक्टर है, ये अपने आप की खुद की टेंडेंसी होल्ड करता है, जहां पे जैसे अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर मनी कैसे सर्कुलेट होगी। ठीक है, गवर्नमेंट का, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के राइज का मेन कंसर्न क्या था, वहां से आपको चलो शुरू करता हूँ। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आने का कारण है क्योंकि दुनिया में गरीब लोग भी हैं। अब प्राइवेट सेक्टर में हार्म ये होता है कि जो तो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो उतने ही ज्यादा अमीर होते हैं, पर उन्हीं इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो वर्कर्स हैं वो इतने अमीर नहीं होते और ना कभी हो सकते हैं। तो आम आबादी तक पैसा कैसे पहुंचेगा? देखो, यहाँ पे इनविजिबल हैंड की थ्योरी आती है। एडम स्मिथ का कहना था कि हमें जो सिर्फ ये बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इन्हें सपोर्ट करना चाहिए कि ये ग्रो करें। ये कंपनीज ग्रो करेंगी, ये अपनी अपने आप ही प्रोडक्शन बढ़ाएंगी, अपनी सप्लाई इन्हें बढ़ाने पे, ऑब्वियसली अगर इनका सामान बिक रहा है, इन्हें और सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी। और सप्लाई बढ़ाने का मतलब है इन्हें और वर्कर रखने पड़ेंगे। तो ये और लोगों को सैलरीज पे रखेंगे। उन सैलरीज के कारण जो लोग पहले एम्प्लॉयड नहीं थे, उनके पास भी नौकरियां आएंगी, उनके घर पे भी पैसा जाने लगेगा।
अब इन लोगों ने अगर पैसा लिया, ये कहीं जाके शॉपिंग करेंगे या घर पे सर्वेंट्स रखेंगे, उनके पास भी पैसा पहुंचा। तो आपकी मार्केट में अपने आप ही लोगों तक अपने आप ही पैसा पहुंचने लगेगा, और मार्केट अपने आप को खुद सेल्फ रेगुलेट कर सकती है। दूसरा इनविजिबल हैंड में क्या है कि मार्केट अपनी डिमांड होगी, उसके अकॉर्डिंग ही सप्लाई आएगी। ठीक है, अगर किसी पर्सन को दिख रहा है कि उस पर्सन का सामान बहुत बिक रहा है, तो कोई और भी वैसी कंपनी खोल के बैठ जाएगा, तो अपने आप कंपटीशन भी जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें अपने आप मार्केट में काम करती हैं। एडम स्मिथ का कहना था सरकार को कोई बेफालतू की दखल देने की जरूरत नहीं है, सरकार सिर्फ टैक्सेस ले और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, दैट्स इट। और सरकार का कहीं कोई रोल नहीं। आज जो हम मेजरमेंट्स करते हैं, जीडीपी जो हम कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसे मेजर कैसे करना है, कैसे फिर सैलरीज डिफरेंशियल्स कैसे कैलकुलेट करने हैं, ये सब कुछ एडम स्मिथ ने दिया है। तभी उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स बोला जाता है, क्योंकि आज हमारी सारी दुनिया ये जीडीपी की कैलकुलेशन पे ही चलती है। ये जो कैलकुलेशंस हैं ये एडम स्मिथ ने दी थी, और उसी फॉर्मूला से हम तब से चलते आ रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। और लास्ट में उनका ये कहना था कि जो सबसे डेंजरस और अनडिजायरेबल जॉब्स होती हैं ना, वो सबसे हायर वेजेस देती हैं। देखो ये वो 18 सेंचुरी में रहे हैं, उस जमाने में ऑब्वियसली ये चीज सही होती होगी, क्योंकि तब माइनिंग और ये सारे काम में ज्यादा पैसा मिलता था कंपैरिजन कि आप एग्रीकल्चरल फार्म फील्ड्स पे काम करना चाहते हो। उसका मेन मकसद है, क्योंकि कई बार माइन कोलैप्स भी हो सकती है, तो जितना डेंजरस काम है उतने ज्यादा पैसे मिलेंगे। पर ये मॉडर्न टाइम में ये थोड़ी सी थ्योरी अब ऑब्वियसली अलग हो गई है, क्योंकि अब ऐसे कामों को ज्यादा पैसा मिलता है जहां पे हमारी ब्रेन की एक्टिविटी ज्यादा है फिजिकल एक्टिविटी से, और ब्रेन एक्टिविटी जहां पे है ऑब्वियसली वहां पे कोई डेंजर नहीं है, और वो जॉब्स अनडिजायरेबल नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा चेंज हुआ है, और भी चीजें जैसे प्राइवेट सेक्टर की जो इनकी पूरी पूरी एजम्पशन थी कि प्राइवेट सेक्टर सारी इकोनॉमी खुद चला सकता है, वो भी बहुत बड़े स्केल पे गलत साबित हुई। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की जरूरत पड़ती है। अब कहाँ पे गवर्नमेंट की जरूरत पड़ती है, उस चीज के कंसेप्ट में आते हैं आपके कीन्स। किनीशियन इकोनॉमी कहते हैं। किनीशियन इकोनॉमी इसी चीज के आइडिया के ऊपर बेस्ड है कि गवर्नमेंट का क्या रोल होगा एक इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, कीन्स का कहना था कि देखो हर चीज अगर प्राइवेट सेक्टर पे छोड़ दी, प्राइवेट सेक्टर कई बार रेकलेस स्पेंडिंग करके, कंपटीशन करके, और सप्लाई डिमांड अगर इक्वेशन वो नहीं बैलेंस कर पाए, तो आपकी कई बार इकोनॉमी में बहुत ज्यादा महंगाई भी हो सकती है। दूसरा, अगर मार्केट, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की जो मार्केट है, फ्री मार्केट जो है, वो अपने आप को नहीं रेगुलेट कर पाएगी, तो आपके रिसेशन भी आ सकता है, जहां पे सारी कंपनियां सडनली बंद होने लग सकती हैं। अगर लोगों ने खर्चा, देखो महंगाई हुई, लोगों ने खर्चा करना बंद कर दिया, ठीक है, डिमांड गिर गई। डिमांड गिर गई तो अपने आप कंपनीज के पास अब कमाई का कोई जरिया नहीं रहा, धीरे धीरे उनकी कमाई गिरने लगी, अपने आप रिसेशन आ जाएगा। ठीक है, ये जो चीज थी, कीन्स ने यही बोला, और उनका जो एक्सपीरियंस था बेसिकली, जो 1929 में दुनिया में ग्रेट डिप्रेशन आया था। ठीक है, रिसेशन ही आया था, बस उस रिसेशन का एक खास नाम दे दिया था बहुत, क्योंकि बड़े स्केल पे पहली बार ही आया था। ग्रेट डिप्रेशन कहते हैं उसे। 1929 में आया था। वहां पे किनीशियन का ये थ्योरी बहुत ही आगे लोगों में पॉपुलर हुई कि किस तरीके से गवर्नमेंट्स इकोनॉमी को बचा सकती हैं रिसेशन के टाइम। देखो कीन्स का कहना था हर चीज मार्केट में डिमांड पे काम करती है। अगर सामान बिक सकता है तो ऑब्वियसली कंपनी बना देगी, पर बिकने के लिए चीज चाहिए ना। और अगर लोग नहीं सामान खरीद रहे, तो यानी कि लोगों की तरफ से डिमांड नहीं आ रही है, तो यानी किसी और को खरीदना पड़ेगा। यहीं पे रोल आता है गवर्नमेंट। देखो कीन्स का कहना था, कीन्स भी आपके कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ही विश्वास रखते थे कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ही होनी चाहिए। पर उनका ये कहना था कि जब भी इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स आ जाएं, जैसे रिसेशन आगे कुछ आ गया, तब सरकार को हमेशा दखल दे के इकोनॉमी को बचाना चाहिए। सरकार
दो तरीकों से दखल दे सकती है। किसी तरीके से या तो लोगों को पैसा दे दे ताकि लोग डिमांड रेस कर दें, नहीं तो सरकार खुद इंडस्ट्रीज को उतने टाइम पे कोई ना कोई ऑर्डर देना शुरू करे, कुछ देना शुरू करे, ताकि इंडस्ट्रीज को डिमांड आएगी सरकार की तरफ से। लेट्स सपोज सरकार ने नई गाड़ियां ऑर्डर कर ली, सरकार की तरफ से डिमांड आई, इंडस्ट्रीज आपकी गाड़ियां बनाने लग गई। वो गाड़ियां जब तक बन रही थी, अब ऑब्वियसली अगर इंडस्ट्रीज को गाड़ियां बनानी है, उन्हें लोग, वर्कर, लेबर हायर करनी पड़ेगी। लेबर हायर की, लेबर के पास तनख्वाह आने लगेगी, वो कहीं ना कहीं और डिमांड रेस करेंगे, और इस तरीके से आपकी इकोनॉमी वापस से रिकवर कर जाएगी। तो पैसा किसी ना किसी तरीके से इकोनॉमी के अंदर टाइम टू टाइम दोबारा से इंसर्ट करना पड़ता है, और यही उनका कहना। ठीक है, तो ये सारा कुछ इसी चीज के ऊपर। ठीक है, ओ, ये जॉन मेनार्ड कीन्स की ये थ्योरी थी। एडम स्मिथ पूरी तरीके से कैपिटलिस्ट, सरकार दखल ही ना दे। कीन्स, जब आपकी इकोनॉमी में मुश्किलें बढ़े तब आपकी सरकार को दखल देनी चाहिए। अब इससे आगे बढ़ते हुए देखो, आपकी इकोनॉमी में हमेशा चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, चार चीजों के ऊपर आपकी इकोनॉमी बेस्ड होती है। ठीक है, चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, चार कोई लेक्चर में पहले ही बताया पर यहाँ पे दोबारा से। लैंड, क्योंकि यहाँ से एग्रीकल्चरल लैंड से जो आपका रियल एस्टेट, जहाँ फैक्ट्री बननी है, सब कुछ लैंड के ऊपर है। लेबर, स्किल्ड लेबर है तो ज्यादा बेटर होगा, अनस्किल्ड है तो कम पैसे मिलेंगे, और ऑब्वियसली स्किल्ड जॉब्स की कमी रहेगी तो आपकी इकोनॉमी कभी प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाएगी। तो लेबर, और खासकर जो स्किल्ड लेबर है, ये भी हमने ह्यूमन कैपिटल के चैप्टर में पढ़ा। उसके बाद कैपिटल, कैपिटल का यहाँ पे मतलब है पैसा। देखो, पैसा अपने आप में कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, क्योंकि पैसे से आप अपने आप से, एक मैं नोट यहाँ पे रख दूं सामने, नोट कुछ नहीं कर सकता, पर नोट और रिसोर्सेस खरीदने में या बनाने में मदद कर सकता है। तो ये एक तरह से एनेबलिंग चीज है। पैसा होगा, लोग वर्कर रख पाएंगे, फैक्ट्री बना पाएंगे, मशीन्स ले पाएंगे, रॉ मटेरियल ले पाएंगे, और प्रोडक्शन शुरू कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ऑन्टरप्रनोरशिप। ऑन्टरप्रनोरशिप सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन सब में से। ऑन्टरप्रनोरशिप का मतलब होता है जिस पर्सन के पास टैलेंट है, इन तीनों रिसोर्सेस को जोड़ के इसमें से कोई ना कोई एक चीज तैयार कर देना जिसे वो मार्केट कर पाए, बेच पाए, और वो आगे मतलब उसकी सारी प्रोडक्शन कर सके। तो कंज्यूमर मार्केट तक कोई भी चीज ले जाने के लिए जो चीज चाहिए, वो हमेशा ये स्किल चाहिए कि कैसे इन सारी चीजों को यूज करके मैं कुछ बना सकता हूँ। ठीक है, देखो दुनिया में हर चीज ऐसी तो बनी है जब किसी ने सोचा कि ये मैं शायद बेच पाऊंगा मार्केट में। ठीक है, एग्जाम्पल लगा लेते हैं केक का। ठीक है, हम केक खाते हैं, बर्थडे पे काटते भी हैं। ठीक है, बर्थडे एनिवर्सरीज किसी पे भी, तो वहां पे हर जगह यही है कि आपके जो केक है, वो किसी ने कभी सोचा होगा कि इसे मैं मार्केट में जाके बेच सकता हूँ, तभी तो करते कराते बेकरीज ओपन होने लगी। पर बात वही है कि वीट आई, पर उनकी अपनी लगी कि कैसे इसे चेंज करके केक कैसे बनाना है। पैसा जो उस बेकरी शॉप को उसकी पैकिंग में, और कोई मशीन, अवन, कुछ भी हो गया, उसे सेटअप करने में लगा। तो ये सब कुछ एंटरप्रेन्योर ही कर पाया, सब कुछ जो इन रिसोर्सेज को जोड़ पाया। अब लास्ट में जाते हुए देखो, हमने इकोनॉमी के दो सिंप्लीफाइड मॉडल्स पढ़ने हैं कि इकोनॉमी में एक्चुअली सर्कुलेशन ऑफ मनी कैसे होती है, पैसा कैसे घूमता है। ठीक है, सर्कुलेशन ऑफ मनी, पैसा घूमता कैसे है। देखो, एक सिंप्लीफाइड एग्जांपल, पहले एक सिंपल फैक्टर से पढ़ते हैं। यहाँ पे इमेजिन करो कोई सरकार नहीं है, कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं है, कुछ बैंक्स नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ हाउस होल्ड हैं, घर हैं कुछ, और कुछ बिजनेसेस हैं। सबसे पहले जो हाउस होल्ड्स हैं, ये बिजनेसेस को क्या दे पाएंगे। देखो, हाउस होल्ड शायद जमीन ओन करते हो, जमीन, लैंड दे दें। ठीक है, इन्हीं घरों में से कुछ लोग इन बिजनेसेस में, इन फैक्ट्रीज में काम करने जाएंगे, लेबर दे दें। कुछ इनमें से अमीर घर होंगे, वो शायद इनमें पैसा भी अपना इन्वेस्ट करें, इन्वेस्टमेंट दे दें। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं लोगों से तो आनी है, हाउस होल्ड से आनी है। ये तीन चीजें बनेंगी तभी तो आपके बिजनेसेस बनेंगे। ये तीन चीजें बन के ही तो बिजनेस बनते हैं। अब जब आपके बिजनेस बन गया, बिजनेस को इसके बदले कुछ ना कुछ रिटर्न भी देना पड़ता है। ठीक है, रिटर्न क्या देगा,
रिटर्न आएगा पर्सनल इनकम। जैसे लैंड है, लैंड के बदले रेंट देना पड़ेगा, लेबर के बदले वेज देनी पड़ेगी, और जब किसी ने इन्वेस्टमेंट की होती है, इन्वेस्टमेंट के बदले डिविडेंड्स होते हैं। ठीक है। अब इसका क्या मतलब होता है? डिविडेंड्स का मतलब होता है कि जितनी आपने इन्वेस्टमेंट की है, साल के एंड में उस कंपनी ने जितना पैसा कमाया है उसके वो डिविडेंड्स हो गए। उसके लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो होता है डिविडेंड्स। ठीक है। अब रिसोर्सेज दे दी, रिसोर्सेज के बदले पैसा मिल गया। अब इस पैसे से जो हाउस होल्ड्स हैं, देखो यही तो बिजनेसेस थे। अगर कोई मार्केट से सामान खरीदना ही नहीं गई तो खरीद सकते हैं? तो इनका वो सामान खरीदेंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे, और जब एक्सपेंडिचर किया, जो इन बिजनेसेस ने सामान तैयार किया था, ऑब्वियसली वही तो हाउस होल्ड्स को डिलीवर होगा। तो एक तरीके से सर्कुलर फ्लो ऑफ डायग्राम बन जाता है, जहां पे एक साइड से रिसोर्स जा रही है, दूसरी साइड से उसके बदले पेमेंट्स आ रही हैं। एक साइड पे पेमेंट जा रही है और उसके बदले गुड्स और सर्विसेज आ रही हैं। तो इस तरीके से आपका पैसा रोटेट करता रहता है पूरी इकोनॉमी में। ये सबसे सिंप्लीफाइड डायग्राम है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स उसमें बात करूं तो सर्कुलर फ्लो जो है, इसे हम मल्टी मॉडल बना देते हैं। अब मल्टी मॉडल में हाउस होल्ड और कंपनीज के अलावा आपकी गवर्नमेंट भी आ जाती है, और आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी आ जाता है। देखो बस इसमें फर्क क्या आ जाता है कि हाउस होल्ड्स टैक्सेस पे करते हैं सरकार को, उसके बदले सरकार घरों को जैसे सोशल ट्रांसफर्स का मतलब है, जैसे सब्सिडी दे दी, कोई और स्कीम में पैसा दे दिया, वो सब कुछ सरकार। फर्म्स भी सरकार को टैक्सेस देती हैं। सरकार उसके बदले गवर्नमेंट ने जितनी भी चीजें खरीदनी होती है, जैसे गाड़ियों का एग्जांपल दिया, वो उसके ऑर्डर्स प्लेस करती है। ठीक है। अब इन सारे घरों में वो वाला डायग्राम वैसे ही चलता रहा कि घरों ने आपकी जमीन, लैंड, लेबर और इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें आपकी फर्म्स को दी थी। उसके अलावा एक्सपेंडिचर भी उनके ऊपर किया, इन्हीं की तो सामान खरीदना था। उसके बदले वेजेस, डिविडेंड, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रेंट, वो सब कुछ आपके घरों के पास आया है। ठीक है। और गुड्स और सर्विसेज भी आई हैं, तो ऑब्वियसली वो बाहर से सामान इंपोर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है। और जो आपकी फर्म्स हैं वो बाहर सामान एक्सपोर्ट भी करती हैं। तो इस तरीके से ऐसी पूरी इकोनॉमी, ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स डायग्राम हो गया। ये उसी चीज का कॉम्प्लेक्स वर्जन है, जहां पे हमने दो चीजों को इमेजिन किया था, हाउस होल्ड और बिजनेस। इसने इसे दिया, इसने इसे दिया। पर हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट भी एग्जिस्ट करती है, और हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी चल रहा है। तो ऑब्वियसली एज अ कंज्यूमर आप बाहर से भी सामान मंगा सकते हो, कंपनी से भी खरीद सकते हो। सरकार को टैक्सेस देने ही पड़ेंगे सबको, सरकार को सब टैक्सेस दे रहे हैं। सिटीजन्स को वो फैसिलिटीज दे रहे हैं, सब्सिडीज दे रहे हैं, स्कीम्स दे रही है सरकार। और जो बिजनेसेस हैं उन्हें टैक्स कट्स दे रही है, या कोई ऑर्डर्स दे रही है, ऐसी चीजें कर रही है। आप हाउस होल्ड हो, आप बाहर से सामान मंगवा ही रहे हो ना, बाहर बेचते तो कुछ नहीं हो आप, नहीं तो फिर आप बिजनेस हुए। बिजनेसेस बाहर सामान बेचते भी हैं। ठीक है। तो ये सारा का सारा एक कॉम्प्लेक्स डायग्राम बन गया उसी चीज का। ये था ये वाला लेक्चर।